अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के बारे में। इनको समझने से पहले हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन को समझते हैं कि वो क्या है। नाम से ही क्लियर है कि जो इन्फेक्शन जेनिटल ट्रैक्ट में हो या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हो उसको हम सिंपली रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। अब ये इन्फेक्शन 2 वे से स्प्रेड होता है। एक है सेक्शुअल ट्रांसमिशन और दूसरा है नॉन सेक्शुअल ट्रांसमिशन इन्फेक्शन। ओके, अब अगर हम इसको ट्रीट नहीं करें, अनट्रीट कर देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, सीरियस हेल्थ इश्यूज़ में चेंज हो जाएगा। ओके, और ये आरटीआई जो होते हैं मोस्ट कॉमन होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में। बाकी जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें इतने कॉमन नहीं होते। डेवलपिंग कंट्री जैसे पाकिस्तान हो गया और ऐसे इंडिया वगैरह हो गया, तो इसमें क्या है, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ है, इसीलिए वहाँ पर अनहाइजीनिक माहौल में वुमेन को इतना पता नहीं होता हाइजीन के बारे में, तो उसकी वजह से उनको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। अगर हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन को अनट्रीट कर रहे हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं, तो उसके बजाय उसके बाद में उसके रिजल्ट में क्या होगा, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, जैसे कि इनफर्टिलिटी। वो अनेबल हो जाएगी टू कंसीव बेबी, और उसके अलावा क्रोनिक पेन भी हो सकता है अगर हम उनको अनट्रीट कर देते हैं। तो इसके मेन रूट से तो देखते हैं कि वो कौन कौन से इन्फेक्शन हैं जो कि इन 2 वेज में ट्रांसमिट होते हैं और अकर होते हैं। नंबर 1 इज़ STIs, जिसको हम सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोलते हैं। उसमें जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन अकर होते हैं वो होता है क्लाइमेडिया, गोनोरिया, सिफिलिस एंड ट्राइकोमोनियासिस, और प्लस में अगर हम इनको अनट्रीट कर रहे हैं तो उसकी वजह से पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ अकर हो सकती हैं, जो कि ट्रांसमिट होती है थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। और नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड यानी विदाउट सेक्सुअल या फिर विदाउट सेक्स के बजाय आपको सेक्स किसी फीमेल ने नहीं किया, तो जो भी इन्फेक्शन अकर होते हैं तो उसको हम नॉन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोलते हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन अकर होता है फीमेल में वो है यीस्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वेजिनोसिस और कैंडिडियासिस, प्लस में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकते हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को, बट दे आर नॉट नेसेसरी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअली एक्टिविटी। वो कौन इनको डिस्कस करें। नंबर 1 इज़ गोनोरिया। गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि काज होता है बाय बैक्टीरिया। अब उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, नाइजेरिया गोनोरिया। ये ही प्राइमरी काज है किसका, गोनोरिया डिजीज़ का। और इसके अलावा अगर वो फीमेल रेक्टल या फिर एनल सेक्स कर रही है तो उसकी वजह से भी उसको डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और मोस्टली ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही होता है, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको इन्फेक्ट करता है फीमेल में जो होती है। ओके, इसके सिम्टम्स हमें एबनॉर्मल डिस्चार्ज मिलेगी फ्रॉम वजाइना, ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स, सोर थ्रोट ड्यू टू एनल सेक्स, और इसके अलावा पेनफुल यूरिनेशन होगी। देन वी हैव सिफिलिस। अब जो सिफिलिस है ये डेंजरस इन्फेक्शन होता है फीमेल में। ये किसकी वजह से काज होता है, बैक्टीरियम ट्रेपानोमा पैलिडियम, और ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ओके, अगर हम इसको ट्रीट नहीं करें और तो ये भी सीरियस कंडीशन में जा सकता है और फीमेल को डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन काज करवा सकता है, जिसमें पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ और इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और उसमें सिफिलिस वाला इन्फेक्शन हो गया है तो वो अपने बेबी में भी उसको ट्रांसफ़र कर सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये थोड़ी सीवियर है। इसकी स्टेजेस होती हैं 1, 2 एंड 3 स्टेजेस होती हैं। इसकी प्राइमरी स्टेज क्या है, द इनिशियल स्टेज ऑफ सिफिलिस। इसमें क्या होता है, पेनलेस सोर्स अकर होते हैं, अल्सर होते हैं जिनको हम कैंकर बोलते हैं एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, और इसके अलावा जो सोर्स है वो हाईली कंटेजियस होते हैं और उसमें हाई कंसनट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये मोस्टली जो फर्स्ट स्टेज है ये होकर फिर ख़त्म हो जाती है, जिसके बाद जो फीमेल से वो उनको इग्नोर कर देती है। ठीक है, अब जब फीमेल उनको इग्नोर करेगी तो वो सेकंड स्टेज में चले जाते हैं। इसके सिम्टम्स में हमें पेनलेस सोर मिलेगा, ओपन वेट अल्सर जिनको हम कैंकर बोलते हैं, वो कहाँ पर अकर हो सकते हैं, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, और उसके साथ साथ ये सोर्स जेनाइटल, माउथ और रेक्टम में भी हो सकते हैं। अगर हमने फर्स्ट स्टेज को अनट्रीट कर दिया है, उसको इग्नोर कर दिया है, तो उसके बाद सेकेंडरी स्टेज अकर होती है, जिसमें क्या होता है, बहुत थोड़ी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी स्टेज, और उसमें फीवर होता है, स्वॉलन लिम्फ नोड्स अकर होते हैं, सोर थ्रोट, और उसके अलावा जो इसकी मेन सिम्टम मिलती है हमें वो है स्किन रैशेस, पूरी स्किन पे रैशेस आने लगेंगे, और उसके अलावा सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन हमें मिलेंगी। तो सिम्टम्स यही है, स्वॉलन लिम्फ नोड, सोर थ्रोट, पैची हेयर लॉस होगा, हेडेक होगा उसको, वेट लॉस होगा, मसल में एक होगा उसको, फटीग,
और उसके अलावा उसकी जो स्किन और आईज है वो डिस्कलर्ड हो जाएगी, जिनको हम जॉन्डिस बोलते हैं। और इसके अलावा ये जॉन्डिस क्यों अकर होती है? बिकॉज ऑफ देयर इज़ नॉट इनफ अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल। अगर हम सेकेंडरी स्टेज को भी इग्नोर कर रहे हैं तो वो बैक्टीरिया क्या करेगा? वो बैक्टीरिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में छुप जाएगा और वो कौन सी कंडीशन काज करवाएगा? थर्ड स्टेज में क्या होता है? वो जो बैक्टीरिया है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसमें CNS में हमें मेनिंजाइटिस वगैरह मिलता है। ओके, तो उसके बाद अगर आप इसको भी ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो फीमेल की डेथ हो सकती है। इसके सिम्टम्स में हमें क्या मिलते हैं? मोस्टली ब्रेन और हार्ट और उसके अलावा जो भी ऑर्गन्स हैं उनमें इन्फेक्शन मिलता है। देन वी हैव क्लाइमेडिया। इट इज़ आल्सो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो कि काज होता है ड्यू टू बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? क्लाइमेडिया ट्रैकोमैटिस। ओके, और ये ट्रांसमिट हो सकता है ड्यूरिंग वेजाइनल, एनल और ओरल सेक्स। सो जो क्लाइमेडिया है वो एक साइलेंट डिजीज़ बोलते हैं इसको हमें, क्योंकि ये मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है और फीमेल्स क्या करती हैं? इसको ट्रांसमिट करती हैं इनटू द मेन। ओके, तो इसीलिए आपने इसको डायग्नोज करने के लिए गुड मेडिकल अटेंशन चाहिए होगी और उसके अलावा डायग्नोज करने के बाद अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लेनी होगी ताकि जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो सके। सो जो बैक्टीरिया क्लाइमेडिया है वो क्या करता है? होस्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन और कोलोमनार एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनके ऊपर ये अटैक करता है फॉर द सेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए वो कोलोमनार एपिथेलियम के ऊपर इन्फेक्ट करते हैं, जिसके बाद वहाँ पर इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन अकर होता है। सो मेन में भी क्लाइमेडिया अकर हो सकती है। अगर उसको हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो उसको सिम्टम्स मिलेंगी हमें यूरेथ्राइटिस विथ म्यूकॉइड और वाटरी यूरेथ्रल डिस्चार्ज, डिसयूरिया यानी पेनफुल यूरिनेशन होगी, और इन सब केसेस रेयर में आपको एपिडिडाइमिटस भी हो सकती है, यानी इस इन्फ्लामेशन हो जाए इसमें। और वुमेन में क्या होता है? वेरियस कॉम्प्लिकेशन जैसे कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो सकती हैं अगर हम क्लाइमेडिया को ट्रीट नहीं कर रहे हैं टाइम से। सो डायग्नोज करने के लिए हम न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट करवाते हैं और उसके अलावा यूरिन एनालिसिस करते हैं, और एक प्रोसीजर है जिसमें क्या करते हैं? हम सर्विकल स्वाब से उस बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनकी टेस्ट करते हैं। सो इस तरह से हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। सो इन सारे इन्फेक्शन को अगर हम इग्नोर करेंगे तो उसके बाद पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ अगर हो सकती है। सो व्हाट इज़ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़? इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है फीमेल के अंदर, उसमें इन्फेक्शन अगर हो जाए तो उसको हम पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ बोल सकते हैं। अब वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिनको इन्फेक्शन लग सकता है? वो है फिलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, यूट्रस और पेरिटोनियम। ठीक है, तो इट इज़ प्राइमरी प्रिवेंटेबल काज ऑफ इनफर्टिलिटी इन वुमेन। अगर हम इनफर्टिलिटी का प्राइमरी काज देखें तो वो क्या है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। ओके, सो मोस्टली जो PID अगर होती हैं वो यंग सेक्सुअली एक्टिव वुमेंस में अगर होती है, बिकॉज जो सेक्सुअल एक्टिव नहीं होती उसमें इतने रिस्क नहीं होते इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने के, तो इसीलिए ये सेक्सुअली एक्टिव वुमेंस में अकर होती है। और ये डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेशन, एक्यूट, सब क्लिनिकल और क्रोनिक। एक्यूट में क्या होता है? जो ड्यूरेशन लेस देन हो 30 डेज से, और सब क्लिनिकल मोस्टली ये एसिम्टोमेटिक होता है, और क्रोनिक में 30 डेज से अगर अबव है इन्फेक्शन तो इसको हम क्रोनिक बोलते हैं। पाथवे बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड इन पेल्विक इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के लिए कौन सा वो पाथवे है जो बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो टेक करते हैं टू स्प्रेड द इन्फेक्शन? सो नंबर 1 इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्प्रेड अप द विजाइना इनटू यूट्रस थ्रू लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स की वजह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो विजाइना से यूट्रस तक जाता है स्प्रेड होकर। बीस गोनोरिया यानी डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से इन्फेक्शन अकर होता है, जो कि कहाँ से कहाँ जाता है? विजाइना से इनटू यूट्रस और फर्दर ट्यूब्स और ओवरीज को भी जाके इन्फेक्ट करता है। सीक में क्या होता है? हेमोटोजीनियस स्प्रेड, यानी ब्लड से, थ्रू ब्लड स्ट्रीम से इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो इनटू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसको हम हेमाटोजीनियस स्प्रेड बोलते हैं। सो इस तरह से ये ट्रांसमिट होता है। ओके, सो पेल्विक इन्फेक्शन मोस्टली बैक्टीरिया की वजह से होता है, लेकिन कभी कभी वायरस, फंगस और पैरासाइट की वजह से भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट जो पेल्विक इन्फेक्शन के काज हैं उसको काज करवाते हैं वो क्या है? गोनोरियल और क्लाइमेडियल ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो इन्फेक्शन जो अगर होते हैं मोस्टली ऑर्गन्स में। सो अगर ओवरीज में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं ओवराइटस, और ओफ्राइटस हम
जो सबस्टेंस है ओवरीज के उनमें अगर इन्फ्लामेशन अगर हो जाए जैसे कि ऊसाइड्स, तो उसको हम ऊफ्राइटिस बोलते हैं। सल्फेंजाइटिस में इन्फ्लामेशन होती है फेलोपियन ट्यूब्स की। ऑलमोस्ट ये सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, गोनोरिया और क्लाइमेडिया के। कोलपाइटस हम इन्फ्लामेशन ऑफ विजाइना को बोलते हैं। और उसके अलावा सर्वाइको विजाइनाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन अकर होती है इनटू द स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ विजाइना और सर्विक्स। विजाइना और सर्विक्स की जो स्क्वामस एपिथेलियम लाइनिंग है उसमें इन्फ्लामेशन होती है। जिसके बाद क्या होता है, सर्वाइकल और विजाइनल म्यूकोजा रेस्पॉन्ड करते हैं इन्फेक्शन को विथ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। अब यहाँ पर अगर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन अगर होता है तो वो फर्दर क्या करता है, जो और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए भी डोर ओपन कर देता है ताकि वो भी अंदर आए और वो भी फर्दर इन्फेक्शन काज करे। सो ये वो ऑर्गन्स हैं और उनके टर्म्स थे जो कि यूज़ होते हैं मेडिकली। देन इनकी इटियोलॉजी में जो काजेटिव एजेंट्स हैं वो नाइजीरिया, गोनोरिया, क्लाइमेडिया, ट्रैकोमेटिक्स, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोकोकाई ये हो सकते हैं। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में जो सेक्सुअली एक्टिव टीनेजर्स हैं और उसके अलावा एक वुमेन मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रख रही है और अर्ली ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से हो सकता है। एंड यूज़ ऑफ आईयूडीज़ में क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं या फिर गर्ल्स होती हैं वो क्या करती है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस को प्लेस करती है इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, फॉर देयर डिफरेंट पर्पसेस। तो इसकी वजह से भी इन्फेक्शन या फिर पेल्विक इन्फेक्शन हो सकता है और सीजेरियन सेक्शन यानी सी सेक्शन की वजह से भी हो सकता है। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन सी है जो हमें पेल्विक इन्फेक्शन में मिलती है? सो मोस्ट जो फर्स्ट वन है वो है पेल्विक पेन। पेल्विक में पेन होगा, पेन ड्यूरिंग सेक्स के दौरान पेन होगा, फीवर होगा और उसके अलावा एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होगी जो कि येलो और ग्रीन मिलेगी और उसके अलावा उसकी अनयूजुअल ऑर्डर मिलेगी आपको। सर्वाइकल डिस्चार्ज जिसको हम म्यूकोप्रूलेंट भी बोलते हैं। सर्वाइकल मोशन जब आप सर्वाइकल एरिया पर असेस करेंगे तो वहाँ पर आपको सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस मिलेगी। तो ये भी क्या है, इसकी सिम्टम है और साइन है। इरेगुलर ब्लीडिंग होगी उसको। जीआई सिस्टम में मोस्टली नाजिया, वोमिटिंग और एक्यूट एब्डोमिनल जो भी प्रॉब्लम्स जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, डायरिया वगैरह हो गया, तो ये सारी सिम्टम्स आपको जीआई सिस्टम से रिलेटेड मिलेगी। और यूरिनरी सिस्टम से आपको जो सिम्टम मिलेंगी वो है डिसयूरिया यानी पेनफुल यूरिनेशन। जब आप यूरिनेशन वाला प्रोसेस करेंगे तो तब पेन होगा। फ्रीक्वेंसी, बार बार वो वॉशरूम जाएगा। नाउ कॉम्प्लिकेशन कौन से हो सकते हैं अगर हम पेल्विक डिजीज़ को भी ट्रीट नहीं कर रहे हैं, पेल्विक इन्फेक्शन को भी ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस हो सकती है। क्योंकि पेल्विक रीजन्स में इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफोरेशन भी होगी। परफोरेशन से क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो ट्रांसमिट हो गए इनटू पेरिटोनियम कैविटी और वहाँ पर वो क्या करेंगे, जाके इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन काज करेंगे। तो उसमें क्या होगा, सिंपली पेरिटोनियम की इन्फ्लामेशन हो जाएगी जिसको हम पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। और जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन के नतीजे में ज़्यादा अमाउंट में पस भी प्रोड्यूस होती है जिसको हम क्या बोलेंगे, एब्सेसिस, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट में एब्सेसिस हो सकती हैं। स्ट्रक्चर्स यानी नैरोनेस हो जाएगी किनकी, फेलोपियन ट्यूब्स की। अगर फेलोपियन ट्यूब्स की नैरो हो गई तो वहाँ से एक जो है वो ट्रांसमिट सही से नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से फीमेल अनफर्टाइल हो जाएगी और वो सही से बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी यानी वो कंसीव नहीं कर पाएगी। उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है ड्यू टू एडेशन इन फेलोपियन ट्यूब्स। जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्या काज करेंगे, वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी काज करेंगे, ठीक है। जो भी फर्टिलाइज्ड एग है वो स्ट्रक्चर या फिर स्कार टिश्यू जो प्रेजेंट है फेलोपियन ट्यूब से वहाँ से पास नहीं हो पाएगा, जो जिसमें क्या होगा, एडिशन की वजह से वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, नैरो हो जाता है फेलोपियन ट्यूब। उसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्टली अगर होती है और वो फीमेल अनफर्टाइल हो सकती है। सो इन सारी कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, मोस्टली यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज को निकाल देते हैं। और अदर कॉम्प्लिकेशन कौन से हो सकते हैं, बैक्टीरिया विथ सेप्टिक शॉक। इसमें क्या होता है, ब्लड में बैक्टीरिया आ जाते हैं और उसमें क्या करते हैं, इन्फेक्शन या फिर जिसको हम सेप्टिक भी बोलते हैं। तो इसकी वजह से अगर ज़्यादा अमाउंट हो गया बैक्टीरिया का ब्लड में तो सेप्टिक शॉक हो सकता है। थ्रोम्बोफेल्बाइटिस यानी जो वीन्स हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो सकती है और पॉसिबल है कि उसमें एम्बोलाइजेशन भी अगर हो सकती है यानी स्मॉल
क्लोट्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के। नाउ किस तरह से हम डायग्नोस करेंगे, तो डायग्नोस के लिए फ़र्स्ट हम कल्चर टेस्ट करेंगे कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो हम उस बैक्टीरिया को ट्रीट करें। अंडरलाइनिंग काज को ट्रीट करेंगे तो मोस्टली जो भी सिम्टम्स हमें मिल रही हैं वो भी ट्रीट हो जाएंगी। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन, सिस्ट वगैरह जो भी है ये सारी क्लियर नज़र आ जाएंगी, तो उनको भी हम ट्रीट करेंगे। देन एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे, ओके, और सीबीसी टेस्ट करेंगे, जिसमें हमें क्या पता लगता है, हम सीबीसी टेस्ट में अगर इन्फ्लामेशन हो रही है तो उसकी वजह से जो न्यूट्रोफिल्स का तादाद है वो इंक्रीज़ हमें मिलेगा, क्योंकि वो किसके लिए काम करते हैं, वो डिफेंस मैकेनिज्म में काज प्रोड्यूस होते हैं, तो उसका नंबर हमें इंक्रीज़ मिलेगा, जिससे हमें क्या पता लगेगा कि बॉडी के अंदर क्या है, इन्फेक्शन अगर हुआ है। लेपारोस्कोपी करवाएंगे और उसके अलावा एंडो सर्वाइकल डीएनए टेस्टिंग कराएंगे, जिसमें अगर हमें वो पॉजिटिव मिलेगी तो उसमें क्लाइमीडिया, गोनोरिया या फिर माइकोप्लाज्मा जेनेटेलियम, ये सारे इन्फेक्शन हम वहाँ से डायग्नोस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंडो सर्वाइकल डीएनए टेस्टिंग। कॉम्प्लिकेशन में वही एब्सेस हो सकती है अगर रप्चर हो जाए ऑर्गन्स, पेल्विक ऑर्गन्स, और उसके अलावा सेप्सिस, इन्फेक्शन हो सकता है ब्लड में, इनफर्टिलिटी मोस्ट कॉम्प्लिकेशन है इनका। तो ये सारे इनके मेन कॉम्प्लिकेशन है जो अकर हो सकते हैं। नाउ किस तरह से हम इसको मैनेज करेंगे, सो मैनेजमेंट में हम बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे। सो एंटीबायोटिक्स में हम कॉम्बिनेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन एंड सिफलोस्पोरिन्स ओरली देंगे, ताकि और ओरली और उसके साथ साथ पेरेंटरली भी हम दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, आइदर वो ओरल फॉर्म में मेडिसन ले सकता है या फिर नहीं ले सकता। अगर नहीं ले सकता तो हम उसको पैरेंटरली मेडिकेशन देते हैं। और दूसरी कौन सी मेडिकेशंस हैं जो हम दे सकते हैं, तो वो है सिफोटेटान, ठीक है, 2 ग्राम IV एवरी 12 आवर्स के बाद हम देंगे। क्लिंडामाइसिन 900 मिलीग्राम IV एवरी 8 आवर्स, और उसके अलावा सेफ्ट्रायक्सोन 250 mg IM वंस डेली प्लस डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg ओरली। तो ये सारी मेडिकेशन से या और मेडिसन से जो कि हम पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। नीचे जो मेडिकेशंस लिखी हुई हैं वो है ओरल थेरेपी, ठीक है। ओरल थेरेपी यानी ओरली जो हम मेडिसन देते हैं वो है डेक्सोसाइक्लिन और मेट्रानिडाजोल, ठीक है। सो नाउ मेडिकल मैनेजमेंट हो गई। अब नर्स का काम क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट किस तरह से हो सकती है। सो एज अ नर्स आप उस पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे टू वार्म द एब्डोमेन, ताकि आप उसको बोलेंगे कि आप अपना एब्डोमेन को वार्म रखें, ताकि जो स्पाज्मो कंट्रैक्शंस हो रही हैं यूट्रस में वो रिड्यूस हो जाएं। अगर वो रिड्यूस हो जाएंगी तो जो पेन है फीमेल्स में, पेल्विक पेन, वो भी रिड्यूस होगा। और नर्स क्या कर सकती हैं, मसाज करेगी एब्डोमिनल एरियाज़ में, ताकि जो पेन है वो रिड्यूस मिले, ठीक है, रिड्यूस करने के लिए। उसके अलावा ज़्यादा अगर पेन है तो हम एनसेड्स देंगे उसको, ये क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे पेन को, और उसके अलावा यूटेराइन कंट्रैक्शंस को भी रिड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से पेन भी कम मिलेगा। और नर्स क्या मॉनिटर करेगी, यूरिन का आउटपुट मॉनिटर करेंगी, हेमाचूरिया को देखेगी, यानी ये देखेगी कि ब्लड अगर आ रही है यूरिन में, और उसके अलावा क्लाउडीनेस और ऑर्डर कैसी है यूरिन की। और उसके अलावा ये ऑब्जर्व करेगी चेंजिंग इन एलिमिनेशन पैटर्न, जिसमें डिसयूरिया, पेनफुल यूरिनेशन, फ्रीक्वेंसी हो गई, अर्जेंसी हो गई। तो ये क्या है, ये सारे इंडिकेटिव्स हैं किसके, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के। तो ये भी नर्स उसके ऑब्जर्व करेंगी, और वो मॉनिटर करेंगी उस पेशेंट का टेम्परेचर प्लस में WBC काउंट, ठीक है। WBC काउंट क्यों मॉनिटर करेंगे, बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। और उसके अलावा वो क्या करेगी, प्रोमोट करेगी गुड हैंड वॉशिंग टेक्निक्स बाय पेशेंट एंड स्टाफ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन। क्रॉस कंटामिनेशन के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए वो पेशेंट को बोलेगी कि हैंड वॉश करे, प्लस में स्टाफ को भी यही बोलेगी, ताकि जो क्रॉस कंटामिनेशन है वो अगर ना हो सके। नर्सिंग डायग्नोस किस तरह से हो सकती है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ की। नंबर 1 इज एक्यूट पेन रिलेटेड टू पेल्विक इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन, डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू फीवर एंड डिक्रीज ओरल इंटेक, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू डिजीज़ प्रोसेस। और उसके अलावा पेन की वजह से क्या होगा, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू डिस्कम्फर्ट एंड डिप्रेशन। तो ये है इसकी नर्सिंग
डायग्नोसिस, और उसके अलावा हम किस तरह से पेशेंट को एजुकेट करेंगे इन डिजीज़ के लिए। सो पेशेंट को हम बोलेंगे आप जो भी मेडिसिन आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उनको आप एडमिनिस्टर करें, और उसके अलावा इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू रिपोर्ट वर्सनिंग पेन एंड फीवर और चिल्स। पेशेंट को ये बताना है कि जब भी आपको पेन फील हो रहा है और फीवर हो रहा है, ज़्यादा चिल्स हो रहे हैं, तो वो आप क्या करें, इंस्ट्रक्ट करें, हमें बताएं, रिपोर्ट करें वो सारी सिम्टम्स। उसके अलावा टीच करेंगे और इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को कि वो किस तरह से अपने घर में इन्फेक्शंस को खुद से प्रिवेंट कर सकती है, अप्रोप्रिएट हाइजीन्स मैयर कर सकती हैं अपने घर में। और उसके अलावा हम उसको ऐसी एक्टिविटीज़ हम उस फीमेल को बताएंगे सोने से पहले, ताकि उसको एक लॉन्ग लास्टिंग स्लीप मिले, जिसकी वजह से उसको आराम मिले। तो वो कौन कौन सी है, बैक मसाज हो गया, क्वाइट टाइम टू अलो द माइंड टू स्लो डाउन, एंड कार्बोहाइड्रेट्स। हम उसको बोलेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स क्या करवाते हैं, सीरोटोनिन को रिलीज़ करते हैं, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये क्या करता है, ये स्लीप को इंड्यूस करता है, तो उसको एक गुड स्लीप आएगी। ओके। और उसके साथ साथ अगर उसको पेन हो रहा है तो उसके लिए हम उसको बोलेंगे कि आप पेन किलर ले लें बिफोर बेड टाइम। ठीक है। अगर वो जैसे जैसे सो जाएगी तो सोने के बाद अगर उसको पेन होगा तो उसकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए हम उसको सोने से पहले बोलेंगे कि वो पेन किलर का यूज़ करें। और जो अपना आसपास वाला इन्वायरमेंट है उसको वो क्वाइट रखें उसको, ताकि जो एक्सेसिव नॉइज़ वगैरह है वो क्या काज करेंगे, इसकी स्लीप को डिस्टर्ब करेंगे। और उसके अलावा इंकरेज करेंगे फॉर एक्टिविटीज़ इन डे टाइम। हेल्थ एजुकेशन से भी रिलेटेड हम उसको कहेंगे कि जो भी आपको मेडिसिन मिली गई है उसको आप सही से लें, सेक्सुअल प्रैक्टिस सही से करें, सेफ़र सेक्सुअल प्रैक्टिस करें। और उसके अलावा अगर उस फीमेल में इन्फेक्शन हमें मिल गया है तो वो जो उसका पार्टनर है उसकी भी टेस्ट करवाएं, क्योंकि पॉसिबल है कि उसके पार्टनर में भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर वो पीआईडी से डायग्नोस हो गया है, ठीक है, तो हम उसके पार्टनर का भी डायग्नोस करवाएंगे। और उसके अलावा उसको बोलेंगे कि आप अवॉइड करें मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से, और यूज़ करें बैरियर मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, और अवॉइड करें इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है। और रेगुलर गायनोकोलॉजिक चेकअप और स्क्रीनिंग के लिए भी जाएं, ताकि आपको जो भी मसला हो वो जल्द से जल्द डायग्नोस हो जाए। डायग्नोस होने के बाद आप उसको बेस्ट ट्रीटमेंट लें और उसके अलावा अपनी हैप्पी लाइफ गुजारें। लास्ट में हम नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो 3 मोस्ट नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं हमारे पास। नंबर 1 इज़ बैक्टीरियल वेजिनोसिस। बैक्टीरियल वेजिनोसिस में क्या होता है, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वजाइना में उनकी ओवर ग्रोथ हो जाती हैं। ओवर ग्रोथ होने की बजाय बाद में क्या होगा, जो वहाँ में नॉर्मल एनवायरनमेंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा। ओके। जिसमें क्या होता है, सेवरल कॉम्प्लिकेशंस और सिम्टम्स हमें मिलती है, जैसे कि वेजाइनल डिस्चार्ज हो गया, इचिंग, डिस्कम्फर्ट हो गया, तो ये सारे सिम्टम्स हमें मिलती हैं। सो ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है वेजाइनल वाला। और इसके अलावा इसके डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं, बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन के। तो इसीलिए आप क्या करें, अपनी हाइजीन को बस मेंटेन रखें, जिसके बाद में क्या होगा, आपको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन नहीं अकर होंगे। और यीस्ट इन्फेक्शन है, यीस्ट यानी फंजाई की वजह से जो इन्फेक्शन होता है, मोस्टली कैंडिडा इसमें मोस्ट कॉमन है। इसमें क्या होता है, ओवर ग्रोथ हो जाती है इनकी, जिसकी वजह से इचिंग, इरिटेशन और अनयूजुअल डिस्चार्ज होती है फ्रॉम द वेजाइना। ठीक है। यीस्ट इन्फेक्शन को हम एंटी फंगल मेडिकेशन से ट्रीट करेंगे, जैसे कि इसमें क्रीम्स आ जाती हैं, ऑइंटमेंट्स और ओरल मेडिसिन्स, जो भी आपको अपना हेल्थ केयर प्रोफेशनल प्रोवाइड करता है, प्रिस्क्राइब करता है, वो आप ले लें। कैंडिडियासिस एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि यीस्ट से काज होता है। सेम ही है, इस फंगस का नाम है कैंडिडा, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है। और मोस्टली ये बॉडी के माउथ, वेजाइना, पीनस और अदर एरियाज को भी ये इन्फेक्ट कर सकता है। कैंडिडियासिस आल्सो एसोसिएटेड विथ स्पीशीज ऑफ द जीनस कैंडिडा एंड कैन लीड टू कंडीशन सच एज थ्रश, यीस्ट इन्फेक्शन एंड डायपर रैशेस। तो ये सारी वो कॉम्प्लिकेशन है जो इस इन्फेक्शन के बाद हो सकती हैं। सो दिस वाज द होल कंसेप्ट अबाउट पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, प्लस में हमने नॉन सेक्सुअल और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को भी डिस्कस कर लिया।